नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम उन विशिष्ट लोगों से आपकी पहचान कराते हैं, आपका परिचय कराते हैं, उनके बारे में कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पर भी हम चर्चा करते हैं जिन्होंने समाज में अपना एक विशेष स्थान भी बनाया है। तो चलिए, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में राज्यसभा से सांसद, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सचेतक और दीनदयाल उपाध्याय विचार प्रकाशन के चेयरमैन अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद भैया। अजय जी, कोरोना संक्रमण काल चल रहा है। ऐसे समय में जिम्मेदारियां सत्ताधारी दल होने के नाते आपकी भी और बहुत अधिक बढ़ गई है। बहुत तरह की चुनौतियां हैं, बहुत तरह के सवाल हैं। क्या कहेंगे आप? अपना सवाल कृपया दोहराएंगे। बिल्कुल। कोरोना का संक्रमण काल है, बहुत चुनौतियां हैं देश के सामने, और ऐसे समय में जाहिर है आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत अधिक बढ़ी हैं। तो कैसे निभा रहे हैं इन सारी चीज़ों को? कोरोना संकट वैश्विक संकट है और इस वैश्विक संकट में जो भी सामाजिक राजनीतिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है जी, हर व्यक्ति अपनी भूमिका निर्वाह कर रहा है। इस संदर्भ में मैंने भी लोगों की मदद करने का छोटा मोटा प्रयास किया है। मैंने एक हेल्पलाइन स्थापित की थी और विगत दिनों पर हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग जो कामकाज की तलाश में दूसरे प्रांतों में गए थे, वहां पर फंसे हुए थे। उनको अनेक तरह की कठिनाइयां थी, राशन की कमी थी, अन्य तरह की असुविधा थी। तो उस हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी जानकारी मैं प्राप्त करता था और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक समानांतर व्यवस्था की थी और उस समानांतर व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे सभी लोगों की व्यवस्था का प्रावधान था। तो मैं अपनी हेल्पलाइन के माध्यम से उन सभी लोगों को सूचना भेजता था और उसके माध्यम से उन लोगों की मदद होती थी। बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे जो अन्य प्रांतों के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ तक कि मीडिया कर्मी भी इस दौरान मेरे संपर्क में आए और मैंने उनके माध्यम से भी इन सारे लोगों की समस्या हल की है। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इसका पूरा डेटा बैंक मेरे पास है और 1600 से अधिक लोगों को मैंने इस अभियान के द्वारा राशन वगैरह दिलवाया, उनके पास इत्यादि बनवाए और भी जो असुविधा की उन्होंने शिकायत किया उसको सक्षम प्रशासन के साथ उठाकर उसका निराकरण कराया। दूसरा काम जो इस दौरान किया कि मेरे गृह जिले सीधी में मैंने किसान भाइयों से आह्वान किया और भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है उस किसान मोर्चे को मैंने इस मोर्चे पर लगाया और किसान भाइयों ने आगे बढ़कर अन्नदान महादान अभियान को अपने हाथ में लिया और जिसके माध्यम से आज सीधी जैसे छोटे जिले में लगभग 400 क्विंटल गेहूं एकत्रित हुआ है, लगभग 15 क्विंटल चावल एकत्रित हुआ है। यहाँ तक कि मुझे आज सूचना मिली है कि इस अभियान से प्रभावित होकर कुछ किसान भाई कह रहे हैं कि हम गौदान भी करना चाहते हैं। और मैंने तो किसान मोर्चे को कहा कि किसान भाइयों की भावनाओं को सम्मान करते हुए आप गौदान भी स्वीकार करिए और जो गरीब व्यक्ति है जिसके आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है तो वो गौ उस व्यक्ति को समर्पित किया जाए और उसके माध्यम से वो अपनी जीविका भविष्य में अर्जित कर सके। तो बहुत सफल ये अभियान है और इसमें हमारे जो जिला अध्यक्ष है किसान मोर्चे के सुरेश सिंह चौहान जी, उन्होंने अथक परिश्रम किया अपनी टीम के साथ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अजय जी, आप महामंत्री भी हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, प्रकाशन की भी जिम्मेदारी आपकी है। तो ये जो काम आपने किए हैं, जिसे आप मानते हैं बहुत सफल है और जाहिर है अनुकरणीय भी होगा, तो इसको प्रदेश में अन्य जगह पर भी इस तरह की मॉडल को लागू करने का कोई प्रयास किया जा रहा है? लोगों को आप अन्य जगह भी प्रेरित कर रहे हैं इससे? ये आपके अनुभव हैं? बिल्कुल बिल्कुल।
केवल मैं ही नहीं, मध्य प्रदेश में ऐसे हजारों हजार व्यक्ति हैं जो राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर, सामाजिक सरोकारों से आगे बढ़कर, और जो भी पीड़ित लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए आगे आए। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की तो जिम्मेवारी बनती ही है, लेकिन जिनका राजनीति से सरोकार नहीं है, केवल और केवल मानवता की सेवा की भावना अपने हृदय में रखकर ऐसे लोग सामने आए हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, तो मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था, और उस आह्वान के तहत तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूखे लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की है, भोजन पैकेट की व्यवस्था की है। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं कि इंदौर में हमारे उमेश शर्मा जी प्रतिदिन 7,000 भोजन के पैकेट बनवाते थे। हाईवे में जाकर वहां पर जो भी व्यक्ति वहां से गुजरता था, प्रवासी मजदूर, उसको वो भोजन दिया करते थे। कई लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। हमारे रमेश मेंदोला जी विधायक हैं इंदौर के, उन्होंने भी बहुत शानदार काम किया है। हमारे रीवा के विधायक हैं श्री राजेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने भी रीवा में ऐसे अभियान चलाया। ऐसे अनेक उदाहरण आपको बताए जा सकते हैं। हमारे जबलपुर के जो सांसद है राकेश सिंह जी, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में बहुत शानदार कार्यक्रम किया है। तो एक लंबी फहरिस्त है, और अगर सारे अभियानों का अगर हम समावेश करें तो शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन उनका जो परिश्रम है, वो परिश्रम का पूरा वर्णन हम एक जगह पर एक साथ नहीं पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल, व्यक्तिगत स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर, एनजीओ के सहयोग से इस तरह के कई काम आप लोगों ने हाथ में लिए हैं, लेकिन इन सब के बीच भी श्रमिक को हम विश्वास में नहीं ले पाए। वो बड़े पैमाने पर अपने अपने ठिकानों से बाहर निकल आया, अपने घर की तरफ बढ़ गया और पैदल ही बढ़ गया। बहुत बड़े पैमाने पर वो पैदल बढ़ गया, बदहवास सा आज भी सड़कों पर है। उसके बाद फिर हमने ट्रेनें भी चलाई। आपको क्या लगता है, कुछ देर कर दी हमने उन्हें विश्वास में लेने में, कुछ देर कर दी हमने वो ट्रेन उन्हें उपलब्ध कराने में, जिसकी वजह से वो पैदल ही चल पड़ा, कोई साइकिल से चल पड़ा, कोई ऑटो रिक्शे से चल पड़ा, किसी ने रास्ते में ही हाथ ठेले जैसी कोई चीज़ बना ली, और सब अभी भी सड़कों पर है। क्या वजह रही इतने बड़ा स्तर, इतने बड़े संगठन, इतने सब कुछ होने के बाद, इतना सक्षम संगठन होने के बाद, दुनिया के सबसे बड़े संगठन होने के बावजूद भी उनसे संपर्क उस तरह से शायद नहीं बन पाया, उन्हें वैसा विश्वास नहीं दिलाया जा सका। और अब ये आरोप लग रहा है कि ये उन्हें वहाँ रोका गया इसलिए वो संक्रमित हुए, और अब वो अपने घरों की तरफ चल पड़े हैं इसलिए वो बहुत लोगों को संक्रमित करें। देखिए, ये कोरोना संकट जो आया है, ये पूरी दुनिया के लिए नया है, और बहुत सारी बातें इसके अनुभवों से आगे सामने आ रही हैं और तदनुरूप निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रारंभ में जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, तो इसकी कल्पना ये शायद नहीं थी कितना लंबा ये लॉकडाउन चलेगा, लेकिन लॉकडाउन लंबा खींचा। उसके कारण पहली उम्मीद थी कि हम लोगों को वहाँ पर रोकने में कामयाब होंगे जहाँ पर वर्तमान में है, लेकिन लंबा खींचने के कारण और कोरोना संक्रमण और अधिक बढ़ने के कारण इन सब लोगों में एक बेचैनी आई। ये सब अपने गृह जिले में जाना चाहते थे, गांव में जाना चाहते थे। इसके कारण थोड़ा बहुत अफरा तफरी का माहौल जरूर रहा, लेकिन सरकारें सामने आई और सरकारों ने बड़े पैमाने पर रेलवे के माध्यम से, बसों के माध्यम से, अन्य साधनों के माध्यम से इनकी मदद करने का निश्चय किया और काफी हद तक इसमें सफलता भी पाई। कुछ लोग जो ज्यादा व्याकुल थे, ज्यादा आतुर थे, थोड़ा सब्र नहीं रख सके, वो पैदल भी निकल पड़े या अपने किसी साधन से निकल पड़े, और स्वाभाविक है कि परिस्थिति कठिन थी तो उनको कठिनाई भी हुई होगी। लेकिन ऐसे उदाहरण जो है उसकी तुलना में जिनको सरकार ने पहुंचाया, सरकार ने मदद की है, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए था, ये भी नहीं होना चाहिए थे। अगर ये नहीं होता तो और अच्छा रहता, लेकिन इतनी बड़ी संख्या, लगभग इतने विशाल देश में 10 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर अपने गृह क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह काम करने के लिए जा रहे हैं। 10 करोड़ की आबादी को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा चुनौती का काम था। सरकारों ने इसको अपने हाथ में लिया है, काफी हद तक इसको पूरा किया है। तो इतने बड़े अभियान में
थोड़ा बहुत कहीं चूक हो सकती है, थोड़ी ऐसा कह सकते हैं कि हड़बड़ी के कारण थोड़ा सा लोगों को कष्ट हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर आपको इस अभियान की जो सफलता है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब ये मजदूर अपने अपने गृह क्षेत्र में आए हैं, तो गृह क्षेत्र में आने के कारण चूंकि कोरोना संक्रमण है धीरे धीरे बढ़ा है, तो उसके कारण उसके परिणाम जो है इनके गृह क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रसन्नता की बात है कि जैसे ये संक्रमण बढ़ रहा है उसी तरीके से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर भी बढ़ रही है। आज हिंदुस्तान में संक्रमित मरीजों की ठीक होने की दर लगभग 42% के आसपास है। संक्रमण बढ़ने की जो दर प्रारंभ में जो 3 दिन में दुगना हो रहा था, अब ये 13 दिन हो गया है कि 13 दिन में दुगना हो रहा है। आने वाले दिनों में इसके जो वैज्ञानिक बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, विशेषज्ञ जानकारी दे रहे हैं कि इसकी रफ्तार और धीमी होगी, ये 16 या 17 दिन में दुगना होगा। तो इसलिए धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि हमारे प्रयास असफल नहीं है, हमारे प्रयास सही दिशा में है और थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। ये कहा जाता रहा है कि जैसा कि आप संक्रमण की बात कर रहे हैं कि दुगने का जो समय है वो काल बढ़ गया है, लेकिन ये कहा जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर जांच ही नहीं हो रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उसके मुकाबले भी हम जांच नहीं कर पा रहे हैं, और इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कितने लोग संक्रमित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी अधिक संख्या में अगर लोग संक्रमित हो गए हैं तो स्पष्ट है कि बहुत व्यापक स्तर पर इसका विस्तार हो गया। देखिए, ये 135 करोड़ की आबादी का देश है, उसकी तुलना में पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात नहीं की जा सकती है। और उसके बाद भी वहां पर जो संक्रमण की दर है, जितनी संख्या है, वो भारत की दृष्टि से उसकी भी तुलना नहीं की जा सकती। प्रारंभ में हो सकता है कि इसकी जांच पड़ताल के लिए जो आवश्यक लैबें थी उनकी संख्या कम थी, लेकिन अब पर्याप्त है और प्रतिदिन लाखों लोगों से अधिक लोगों का परीक्षण हो रहा है और जो भी तथ्य हैं लोगों के सामने आ रहे हैं। और इस सब तथ्य के बावजूद कोरोना की जो प्रगति है वो बाधित हुई है, उसकी रफ्तार धीमी हुई है। और अगर ये प्रवासी मजदूरों का आवागमन इस बीच में ना होता तो शायद हम और बेहतर स्थिति में होते, लेकिन अभी भी भयातुर होने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहिए कि थोड़ा समय लगेगा, 1 महीने का समय लग सकता है, 1.5 महीने का भी समय लग सकता है, लेकिन कोरोना परास्त होगा। कोरोना को हम प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सफल होंगे। अन्य स्थान पे जो मजदूर हैं जिनका बार बार जिक्र हो रहा है और वो अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और उनमें से बहुत लोग संक्रमित भी हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि ट्रेन यदि समय पर चला दी जाती, कुछ और समय पहले उनको अपने अपने जगह पर पहुंचा दिया जाता, इस तरह के सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं। जानकार भी खड़े करते हैं, विपक्ष भी खड़ा करता है कि यदि और थोड़ा पहले योजना बना ली जाती, उन्हें अपने अपने जगह पर पहुंचा दिया जाता, तो वो जहां बंधक हो गए थे या जहां उन्हें रुकना पड़ा था वहां वो संक्रमित हुए और अब अपने अपने क्षेत्रों पे जा रहे हैं। और यहाँ तक हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि मजदूर ठीक है, धैर्य नहीं रख पाए, समझ नहीं रख पाए, आतुर हो गए और वो चल पड़े अपने अपने मंजिल की ओर, उन्होंने धैर्य नहीं रखा। लेकिन ये ट्रेनें जो भटक गई हैं, मजदूर तो भटक ही रहे हैं, ये जो ट्रेनें भटक गई बड़े पैमाने पर, आपको नहीं लगता है कि सिस्टम का बड़ा फेलियर है ये? देखिए, ये महामारी ऐसी है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं इस संदर्भ में कोई राजनीतिक वक्तव्य तो नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र अब इसमें राजनीति ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि एक पॉजिटिविटी लेकर वो सरकार के साथ आते, सरकार को सहयोग करते, उनके जो सुझाव हैं वो सरकार को देते। लेकिन सरकार को सहयोग करना तो दूर, सुझाव देना तो दूर, वो नुक्ताचीनी करने में लगे हुए हैं। दुनिया के सारे देश, दुनिया के समस्त विशेषज्ञ एक स्वर से ये मानते हैं कि भारत ने कोरोना की दृष्टि से जो कदम उठाया है वो उचित समय पर उठाया है। भारत में जो काम हुआ है कोरोना की दृष्टि से बहुत सामयिक काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। इसलिए
हमारे ये जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो इस संकट में भी राजनीति ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो थोड़ा सा परेशान है। जहां तक आपने सिस्टम के फेल्योर की बात की है, तो मैंने पहले भी कहा कि 135 करोड़ लोगों का देश है, तो इक्का दुक्का कहीं घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो फेल्योर दिखाई दिया है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन मजबूरन उदाहरण के लिए मुझे नाम लेना पड़ रहा है कि सबसे बड़ा उसका उदाहरण महाराष्ट्र है। आपके चैनल के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वहां पर ट्रेनें खड़ी हैं, लेकिन लोगों को बस के द्वारा वहां पर पहुंचाया नहीं जा रहा है। ट्रेनें खड़ी हैं, लेकिन लोगों को सूचना नहीं मिल रही है। ट्रेनें खड़ी हैं, लेकिन जो लोग प्रतीक्षा में वहां बैठे हुए हैं, उनके लिए छाया की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र ऐसा प्रांत है कि आज हिंदुस्तान में जितने संक्रमित लोगों की संख्या है, उसमें लगभग 45% संक्रमण की जो संख्या है वो महाराष्ट्र से आ रही है। और हिंदुस्तान में भी अन्य क्षेत्रों में भी जो संक्रमण बढ़ा है, उसमें भी महाराष्ट्र प्रांत का बड़ा योगदान है, क्योंकि महाराष्ट्र प्रांत से जो प्रवासी मजदूर निकल के जा रहे हैं, वो अपने साथ इस महामारी को लेकर जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र समय रहते इस पे नियंत्रित करता, उचित कार्रवाई करता, तो देश भी सुरक्षित रहता, महाराष्ट्र भी सुरक्षित रहता। महाराष्ट्र के बारे में एक जिक्र हो रहा था। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर संक्रमण है, अहमदाबाद भी उसमें से एक है, बड़े पैमाने पर संक्रमण है। और इस तरह का जो संक्रमण है, उस संक्रमण के कारण देश में जो बड़े शहर हैं उनसे फैला हुआ संक्रमण बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में अब वहाँ से लोग पहुँच रहे हैं। सवाल मेरा यही था, शुरुआत में भी मेरा सवाल यही था कि हवाई जहाज़ से लोग आए और वो पूरे समाज में फैल गए। जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ानें वहीं पहुंचती हैं, और उनके कारण पहले ये बड़ों में और फिर ये बहुत ही स्लम एरिया तक पहुंच गया, और अब ये पूरे देश में फैल गया। तो यही जो रणनीति थी, इस रणनीति में कहीं कोई चूक हो गई है। मेरा सवाल भी आपसे यही था। आप ट्रेनों का जिक्र कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगातार हमने रेल मंत्री को भी सुना है, महाराष्ट्र में जिस तरह से ट्रेनें मांगी गई, अभी भी जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कंजेशन होने के कारण ट्रेनों को कहीं बहुत लंबा लंबा डिटेन करना पड़ रहा है, उनका रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा है। जब आप इतनी ट्रेन चला ही नहीं पा रहे हैं, पहले ट्रेनों के बजाय बसों का इस्तेमाल किया गया, ऐसी जो सारी तरह की चीज़ें हैं। और उससे पहले भी अगर हम महाराष्ट्र का ही जिक्र करें तो पहले रेलवे ने ऐलान कर दिया कि इस तारीख से ट्रेनें चलाई जाएंगी, फिर ट्रेनें नहीं चलाई गईं। इसको लेकर भी कई तरह की समस्याएं पैदा हुई। तो आपको लगता है कहीं ये चूक हो गई रेलवे से? देखिए रिजवान जी, ये समय अब इन सारी बातों की चर्चा करने का नहीं है जी, ना ही इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है जी। आगे देखने की आवश्यकता है। जो कुछ पीछे हुआ है उससे सबक लेने की आवश्यकता है, व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है, और इस सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके हम जितना सकारात्मक भाव से लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको सहयोग कर सकते हैं, इस तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए जी। नहीं तो ये तो राजनीतिक क्षेत्र है और हिंदुस्तान में राजनीति का अंतहीन सिलसिला है। हम कितना भी चाहे एक दूसरे को दोषारोपण कर सकते हैं, मीन मेख निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो कोरोना संकट है, ये संकट का समय हम सबको एकजुट रहना है और एकजुट होकर आगे बढ़ना है। अगर कहीं कुछ खामी भी है तो उसको भी हम सबको मिलजुल कर ही ठीक करना है और लोगों की मदद करनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि एकजुट होना है, एक दूसरे का सहयोग करना और सहयोग लेना है, लेकिन दिखता नहीं है ऐसा। लेकिन अब मैं उस पर बहुत आगे चर्चा नहीं करूंगा आपसे। मैं लौटता हूं मध्य प्रदेश की ओर। आप महामंत्री भी हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के संगठन में लंबे समय तक आप काम करते रहे हैं, विभिन्न पदों पर आपने काम किया है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से मंत्रिमंडल, पहले गठन को लेकर बहुत तरह के सवाल हुए, फिर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बहुत सवाल हुए, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन भी बहुत देर से हुआ, अब विस्तार में भी बहुत समय लग रहा है। ऐसी क्या ऊहापोह है, ये कैसी कौन सी वजह है, जब जैसे समय में मध्य प्रदेश को एक पूरी सरकार की ज़रूरत है, ऐसे समय में मंत्रिमंडल अभी तक गठित नहीं हो पाया?
देखिए, कोरोना संकट एक विशेष संकट है और इस विशेष संकट में सभी को कार्य करने में समस्या है। मंत्रिमंडल एक महत्वपूर्ण विषय है और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित राजनीतिक दल है, अनुशासित राजनीतिक दल है और यहाँ पर कोई भी निर्णय होते हैं तो एक विहित प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार के संदर्भ में भी सभी लोगों से आवश्यक परामर्श की आवश्यकता होती है, केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श की आवश्यकता होती है, सभी सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की आवश्यकता होती है और जो मध्य प्रदेश में वर्तमान समय विशेष परिस्थिति निर्मित है उस परिस्थिति को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके कारण थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त होगा आपको शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार देखने का अवसर प्राप्त होगा। अजय जी, बहुत लंबे समय से आप सियासत में हैं, मेरे आपके बहुत लंबे समय से व्यक्तिगत परिचय भी है, मैंने आपका वो संघर्ष भी देखा है। छात्र जीवन से सियासत की तरफ अगर आप बढ़े तो क्या सोचा था, कैसे प्रभावित हुए, कैसे इस तरफ बढ़े और उस समय के कोई अनुभव आप हमसे साझा करना चाहें? देखिए, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही। सीधी जिले में मेरे परिवार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी को बनाया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी से मेरा जुड़ाव हुआ। युवा अवस्था से ही समाज के लिए कुछ काम करने की इच्छा थी, लोगों के मैं कुछ सहयोग कर सकूं, कुछ काम में आ सकूं, इसके लिए मन में हमेशा तड़प रही और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मैंने माध्यम के रूप में चुना, किसके माध्यम से हम सामाजिक सरोकारों से जुड़ सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। आपने एक ऐसे परिवार के खिलाफ कहूँ या एक ऐसे नेता के खिलाफ कहूँ, आपने संघर्ष किया, वहाँ से विधानसभा चुनाव भी लड़ा आपने सीधी से। उस समय क्या लगता था कि कभी सफल होंगे इस तरह की रणनीति, ऐसे इसलिए कि वो तो उनके वर्चस्व का क्षेत्र था। ऐसे समय में कैसे क्या लगा आपको, कभी सोचा आपने कि ऐसा कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे, मन में कभी ख्याल आया या ऐसा लगा कि नहीं एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे और पार्टी में उसका इनाम ज़रूर मिलेगा? ईमानदारी से कहूं तो जब हमने राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया था उस समय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इसके कारण उस समय कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि राजनीतिक क्षेत्र में सीधी जिले में हमारे दल के भी कुछ स्थान बन पाएगा, हम लोगों को भी कुछ स्थान मिल सकेगा। लेकिन मन में एक जुनून था, विचारधारा के प्रति एक समर्पण था, इसलिए हमने उस समय भारतीय जनता पार्टी को चुना। राह कठिन थी लेकिन निरंतर काम करते रहने से जब 90 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से मन में थोड़ा थोड़ा एक आशा जगी, विश्वास पैदा हुआ कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन इस चट्टान में भी घास उगेगी। और आज वो दिन है कि भारतीय जनता पार्टी सीधी जिले में एक सशक्त राजनीतिक दल के रूप में खड़ी हुई है। व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैं जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी मुझको 2-2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनेगा उस समय मुझको इतने बड़े प्रांतीय पदाधिकारी की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझको देश की सबसे बड़ी महापंचायत राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो सामान्य घर के व्यक्ति को, सामान्य कार्यकर्ता को उसकी प्रतिभा और मेधा के आधार पर आगे बढ़ने का भरपूर अवसर देती है। और मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, उनके साथ मैं भी खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, अजय सिंह राहुल भैया के मुकाबले अजय प्रताप सिंह वहाँ राजनीति में उतारे गए, वहाँ उन्हें वो अवसर मिला।
व्यक्तिगत रूप से उस परिवार के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं? राजनीति से इतर हमारे बहुत मधुर संबंध है, पारिवारिक संबंध है। आज जहाँ राजनीति की बात आती है, विचारधारा की बात आती है, तो हम दोनों अपने अपने पाले में हैं। वो कांग्रेस के पक्के सिपाही हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्का कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल, उस संदर्भ में हम लोगों को कोई समझौता नहीं। बिल्कुल। दीनदयाल प्रकाशन की जिम्मेदारी भी आप पर है, उसमें आप क्या करते हैं? और ऐसे समय में, ये जो चुनौतीपूर्ण समय है, प्रकाशन मुश्किल है, ऐसे समय में, इस चुनौतीपूर्ण समय में आप अपनी बात कैसे पहुंचा पा रहे हैं अपने लोगों को? इस समय हमारा जो प्रकाशन का काम है, हम उसको डिजिटली प्रकाशित कर रहे हैं। हम उसको प्रिंट नहीं करा पा रहे हैं इस विशेष संकट में, लेकिन इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां हैं, कार्यक्रम हैं, हमारे सरकार के जो निर्णय हैं, चाहे केंद्र सरकार के निर्णय हो, चाहे राज्य सरकार के निर्णय हो, उनके कार्यक्रम हैं, इसको हम बराबर डिजिटली अपडेट करते रहते हैं और उसके माध्यम से सारी सूचनाएं हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पाठक वर्ग को प्राप्त होती रहती है। जो आप वहाँ उससे कुछ और भी प्रकाशन करते हैं, कुछ आप मैगजीन वगैरह भी निकालते हैं, उसको आप कैसे कर रहे हैं? उसको भी डिजिटली भेज रहे हैं? मैं मैगजीन की बात कर रहा हूँ। हमारी मैगजीन का नाम चरेवेती है। बिल्कुल। और चरेवेती इस समय हम प्रिंट नहीं करा पा रहे हैं डिजिटली भेज रहे हैं संकट के कारण। जी। चरेवेती हमारी वेबसाइट पर भी है, तो हम डिजिटली उस चरेवेती का प्रकाशन निरंतर कर रहे हैं। वो हमारी मासिक पत्रिका है, तो प्रत्येक मास में वो निरंतर प्रकाशित हो रही है। जब ये कोरोना संकट कुछ हट जाएगा, कम हो जाएगा अथवा समाप्त हो जाएगा, तो हम दोबारा इसको प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित करना शुरू कर देंगे। कुछ नया अनुभव मिला होगा इस समय कि प्रकाशन को इस अंदाज में भी लोगों तक अधिक से अधिक सर्कुलेट किया जा सकता है। कितने लोगों तक सर्कुलेट कर रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से? देखिए, हमारे जो ये पत्रिका है, हमारा मुख्य पत्र है और हमारे पार्टी के संविधान में ये नियम है कि हमारे जितने भी सक्रिय सदस्य होते हैं, उन सक्रिय सदस्यों तक ये पत्रिका अनिवार्यता पहुंचनी चाहिए। तो हम जितने भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में सक्रिय सदस्य हैं, उन तक ये पत्रिका पहुंचाने का कार्य करते हैं। अजय जी, एक आखिरी सवाल है। संगठन में लंबे समय तक काम करते रहे हैं आप, संगठन में काम कर रहे हैं, आप सांसद भी हैं और पत्रकारिता का काम भी अब आप देख रहे हैं पार्टी की तरफ से, तो इन दोनों में आप कैसे तालमेल बैठाते हैं? और ये अनुभव कहाँ से आया आपको? ये पहले भी आपने इस पर कुछ काम किया था या इसी दौर में आपने इसको समझा और किया? मेरी का से लेकर ज्ञात तक जो भी शिक्षा दीक्षा है, जो भी अनुभव है, सब भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब दल ने जहां पर जिस अवसर पर जो भी भूमिका दी है, उस भूमिका के साथ मैं अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से न्याय करने का प्रयास किया है। पंडित दीनदयाल विचार प्रकाशन में भी मुझे जब आदरणीय सुमित्रा ताई जी ने उपाध्यक्ष बनाया था, तो उनके मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में मैंने काम करना शुरू किया। अब जब वो लोकसभा की अध्यक्ष बन गई, तब मुझे पूरी तरीके से इस प्रकाशन के कार्य को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी सौंपी गई। उसको मैंने किया। लेखन और पठन पाठन में मेरी प्रारंभ से रुचि रही है। दल के अंदर भी मेरी ऐसी छवि रही है कि मैं लेखन और पठन पाठन में रुचि रखता हूँ और दल के अंदर जो भी लिखने पढ़ने का काम होता है सामान्यतः, उसमें से विगत 20-25 सालों में बहुत सारा काम समय समय पर मेरी ओर आता रहा है। मैंने उसको करने का प्रयास किया है। लोगों ने उसके आधार पर हो सकता है मेरी क्षमता का आकलन किया हो और इस दिशा में ये जिम्मेवारी मुझको दी। अजय प्रताप जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजय प्रताप सिंह, राज्यसभा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में एक बड़े कद के नेता हैं, महामंत्री हैं, कई जिम्मेदारियां उनके हाथ कांधों पर हैं, केंद्र सरकार में कई समितियों में भी हैं और उसके साथ साथ कोरोना के इस युग में कोरोना वॉरियर्स की तरह काम भी कर रहे हैं। और उन्होंने जो कुछ भी किया है वो एक उदाहरण के तौर पर अन्य लोगों के भी काम आ रहा है। उनका ये मानना है कि जो कुछ भी आज वो हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक
कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने वो जिम्मेदारी मिली है और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। आज वो जो कुछ भी हैं बीजेपी की तरफ से हैं, बीजेपी की वजह से। अजय सिंह राहुल के परिवार से उनके बहुत निजी रिश्ते हैं, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा के साथ दोनों डटे हुए हैं और डटे रहेंगे, ये उन्हें विश्वास है। तो बस फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।